हेलो गाइस, मैं अजय मीणा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में पास के बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो में हम सस्य विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट जो हम पढ़ रहे थे उसका पार्ट 4 देखेंगे। जो पार्ट 4 देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। क्या देखेंगे? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता। क्या देखेंगे? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता। ये मौसम और जलवायु बनने का क्या है, एक तत्व है। इससे पहले दो तत्वों को हम पढ़ चुके थे। एक था सोलर रेडिएशन और दूसरा था वो था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो जो सोलर रेडिएशन था उसको सौर विकिरणें थी और सौर जो ये किरणें थी वो था, और विकिरणें, और जो दूसरा था वो क्या था, तो था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब वायुमंडलीय तापमान। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वायुमंडलीय आर्द्रता या फिर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो ये वीडियो सेक्शन है इसको। तो जो वायुमंडलीय आर्द्रता, ये वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ। तो वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प की बूंदें होती है या फिर जो वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प की जो बूंदें या जो आर्द्रता होती है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता। मतलब जो वायुमंडल रहता है उसमें क्या होता है, जल रहता है, वो क्या होता है छोटी छोटी बूंदों की तरफ क्या रहता है, पूरे वायुमंडल में फैला रहता है। तो जो रहता है, जो जल रहता है, जलवाष्प की जो मात्रा रहती है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। तो सामान्यतः वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। जो वायुमंडल में उपस्थित है जलवाष्प की जो बूंदें जो प्रेजेंट है वायुमंडल में उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता या फिर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अब आगे देखते हैं। यह नमी भूमि की सतह या जलाशयों के द्वारा तथा वनस्पतियों के से वाष्पोत्सर्जन द्वारा प्राप्त होती है। तो जो ये वायुमंडलीय नमी आर्द्रता होती है किससे होती है, तो जो भूमि की सतह होती है, ये भूमि की सतह पर किसके द्वारा होती है, तो जलाशय होते हैं, झरने होते हैं, तथा जो वनस्पतियाँ होती है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा क्या होती है, ये नमी या आर्द्रता बनी रहती है भूमि की सतह पर। अब अगला पॉइंट है, वायुमंडलीय आर्द्रता को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो वायुमंडलीय आर्द्रता है उसको क्या करा जाता है, निम्न प्रकार से कई प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जो क्या कर जो है निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक तो वायुमंडलीय आर्द्रता को, और एक किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो सापेक्ष आर्द्रता के रूप में या फिर आपेक्षित आर्द्रता के रूप में। तो हम पढ़ेंगे निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रता को, और जो सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता है इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो निरपेक्ष आर्द्रता है, पहले इसको इनकी परिभाषा देख लेते हैं दोनों की। तो जो निरपेक्ष आर्द्रता है इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल के एक निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। तो जो कोई वायुमंडल है उसके एक निश्चित आयतन में, मतलब एक निश्चित आयतन हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, उसमें उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है या जो आर्द्रता या फिर जो नमी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी निरपेक्ष आर्द्रता। क्या हो जाएगी, वो निरपेक्ष आर्द्रता। तो वायुमंडल में निश्चित आयतन में उपस्थित, कोई निश्चित आयतन है वायुमंडल में, और वायुमंडल में कोई निश्चित आयतन में उपस्थित जो जलवाष्प या नमी की मात्रा है उसे क्या कहेंगे, तो निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। क्या कहेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। और इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है, तो इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या फिर ग्राम प्रति घन फीट के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है इसे, तो इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या फिर ग्राम प्रति घन मीटर या फिर ग्राम प्रति घन मीटर से घन फीट से दर्शाया जाता है। अब जो निरपेक्ष आर्द्रता है उसका जो लास्ट पॉइंट है वो है निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो किसके साथ बदलती है, तो ये बदल जाती है तापमान के साथ साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है
वैसे वैसे क्या होता है, जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो भी क्या 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 हो जाती है, बदल जाती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता तापमान के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। और जो सापेक्ष आर्द्रता है इसकी परिभाषा देखते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो वो बता देता हूँ। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इंग्लिश में मीनिंग लिख देता हूँ मैं आपके लिए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और जो अब अगला है वो है सापेक्ष आर्द्रता। क्या है, सापेक्ष आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आ रहा होगा समझ में आपको अच्छे से। तो जो सापेक्ष आर्द्रता है उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इसको RH से भी दर्शाए जाते हैं, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है इसको RH से भी बताते हैं। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित नमी और उसी तापमान पर वायु की नमी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है या फिर उसके जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, सापेक्ष या फिर आपेक्षित आर्द्रता। कोई निश्चित टेम्परेचर है उस पर वायु में उपस्थित नमी, क्या वायु में उपस्थित जो नमी है, एयर में जो नमी फैली हुई है और उसी तापमान पर क्या होता है, वायु में की नमी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, किसी निश्चित टेम्परेचर पर वायु में उपस्थित नमी और उसी तापमान पर वायु की नमी ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर आपेक्षित आर्द्रता। और जो आपेक्षित आर्द्रता का सूत्र है वो क्या हो जाएगा, तो आपेक्षित आर्द्रता का सूत्र हो जाएगा, जो आपेक्षित आर्द्रता का सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा बटे में क्या आ जाएगा, वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता। और जो परिभाषा थी वो भी क्या था, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित नमी की मात्रा और उसी तापमान पर क्या, तो उसी तापमान पर क्या वायु में उपस्थित वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, जो अनुपात होता है वो क्या कहलाती है, आपेक्षित आर्द्रता कहलाती है। तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, आपेक्षित आर्द्रता का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा बटे में क्या जाएगा, और वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इंटू में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा, क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये सूत्र ध्यान रखना आप, इम्पोर्टेंट सूत्र है, 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। और अगला जो इसी का पॉइंट है वो है आपेक्षित आर्द्रता का मौसम विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो अपेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर जो सापेक्ष आर्द्रता है, इसका जो मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञान में यानी कि मेट्रोलॉजी में एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है इसका। तो जो अपेक्षित आर्द्रता है उसका क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है मौसम विज्ञान में, मेट्रोलॉजी में। और मौसम की भविष्यवाणी किसके आधार पर दर्शाई जाती है या व्यक्त की जाती है, तो जो मौसम की भविष्यवाणी का पता लगाया जाता है वो भी किसके आधार पर लगाया जाता है, तो वो भी किसके द्वारा लगाया जाता है, आपेक्षित आर्द्रता के या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर सापेक्ष आर्द्रता के द्वारा ही लगाया जाता है। तो याद रखना, जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है, आपेक्षित आर्द्रता। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी तो पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ये भी यहाँ से। अगला है अब जो सामान्य से बहुत अधिक या बहुत कम सापेक्ष आर्द्रता मानव जीवन के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती है। मतलब सामान्य से बहुत अधिक या फिर बहुत कम सापेक्ष आर्द्रता मानव जीवन के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती है। मतलब सामान्य से बहुत अधिक, जो सामान्य जो टेम्परेचर आर्द्रता होती है उससे या तो बहुत कम या फिर बहुत अधिक जो सापेक्ष आर्द्रता होती है, या तो बहुत कम हो जाए या फिर बहुत अधिक हो जाए। तो ऐसी जो सापेक्ष आर्द्रता है या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है या फिर क्या है, आपेक्षित आर्द्रता है, वो जो मानव जीवन के लिए क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हानिकारक हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत अधिक हानिकारक हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। जो सामान्य से बहुत अधिक या बहुत कम सापेक्ष आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हानिकारक हो जाएगी मानव जीवन के लिए, क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हानिकारक हो जाएगी। अबे अपेक्षित आर्द्रता का जो फसलों पर प्रभाव,
अब फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो अपेक्षित आर्द्रता है या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है या फिर क्या है सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में देखते हैं। तो जो सापेक्ष आर्द्रता है या फिर अपेक्षित आर्द्रता है उसका फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे। तो जो सापेक्ष आर्द्रता है वो क्या है, इसका जो फसलों पर प्रभाव पड़ता है इसको एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला है वो क्या है, जल संबंध। क्या हो जाएगा, जल संबंध। और जल संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर रिलेशंस। क्या बोलते हैं, वाटर रिलेशंस। क्या बोलते हैं, वाटर रिलेशंस। तो जो अपेक्षित आर्द्रता होती है इसका क्या क्या फसलों पर प्रभाव पड़ता है, तो एक बार मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अपेक्षित आर्द्रता होती है उससे क्या होता है, ये क्या करती है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो पर्णवर्धी है या प्रकाश संश्लेषण है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पोलिनाइजेशन होता है, परागकण बनते हैं और पोषक तत्वों के जो उद्ग्रहण होते हैं, जो पोषक तत्वों ग्रहण करने की क्षमता होती है, और कीट एवं रोगों के जो प्रकोप का जो पड़ता है या फिर अंतिम एवं आर्थिक उपज को क्या करते हैं, ये जो अपेक्षित आर्द्रता है वो क्या करती है, प्रभावित करती है। तो देखते हैं एक एक करके सभी को। तो जो पहला है वो क्या है, जल संबंध या फिर वाटर रिलेशन। क्या है पहला, जल संबंध। क्या है पहला, जल संबंध या फिर वाटर रिलेशन। क्या है, वाटर रिलेशन। क्या है पहला, वाटर रिलेशंस। क्या हो जाएगा पहला, जल संबंध या फिर वाटर रिलेशंस। और वाटर रिलेशंस में क्या है, तो जो पौधों में अपेक्षित आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। जो पौधों में अपेक्षित आर्द्रता है वो क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो पौधों में अपेक्षित आर्द्रता जो है वो क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। जो पौधों में अपेक्षित आर्द्रता है ना वो क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। पौधे क्या करते हैं, जो जल है उसको लेते हैं और छोड़ते हैं। तो मतलब जो पौधों की कोशिकाएं हैं उन पत्तियों के द्वारा ये सब क्या करते हैं, जल को छोड़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो ये जो अपेक्षित आर्द्रता है वो क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करती है, पेड़ पौधों में प्रभावित करती है। कि अब जैसे इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे शुष्क क्षेत्रों में, जैसे जो सूखे जो यहाँ पर क्या होती है, नमी कम होती है, शुष्क इलाके होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क एरिया होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में अपेक्षित आर्द्रता में कमी होती है। तो वहाँ पर जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधों में जो जल की हानि होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। जबकि आर्द्र नमी क्षेत्रों में अपेक्षित आर्द्रता अधिक होती है। तो यहाँ के जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन में पौधों में जल की हानि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या होगा इसमें देखते हैं। तो शुष्क क्षेत्रों में अपेक्षित आर्द्रता में क्या होती है, कमी होती है। जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर अपेक्षित आर्द्रता में क्या होती है, कमी होती है। वहाँ पर क्या होती है, जो नमी होती है वो क्या होती है, शुष्क क्षेत्रों में कमी हो ही रहती है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या होगी, अधिक होगी। तो जो पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की जो जल की हानि होती है वो क्या होती है, उन क्षेत्रों में तो अधिक होती है। और जबकि जो आर्द्र या फिर नमी वाले इलाके हैं, नमी वाले क्षेत्र एरिया है, वहाँ पर क्या होती है, अपेक्षित आर्द्रता है वो क्या होती है, अधिक होती है और अधिक होती है। तो यहाँ के जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन में पौधों में जो जल की हानि होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है वो, तो कम होती है। तो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। वो कम होएगी तो क्या होएगा, जो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा है वो कम होगी। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जो जबकि जो आर्द्रता क्षेत्र है वहाँ पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन वहाँ पर जो नमी की वाष्पोत्सर्जन की द्वारा जो पौधों से जल की हानि होती है वो क्या होती है, कम होती है। जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ तो क्या हो रही है, अधिक हो रही है, आर्द्रता कम होती है। लेकिन वहाँ पर जो जल की हानि नहीं हो रही है पेड़ पौधों के द्वारा वो क्या हो रही है, अधिक हो रही है। वाष्पोत्सर्जन की का मतलब ही होता है जल की हानि, तो वो वहाँ पर अधिक होती है। और जबकि जो आर्द्र या नमी वाले इलाके हैं वहाँ पर क्या होती है, वापिस आर्द्रता ज़्यादा होते हुए भी वहाँ पर क्या होती है, जो जल की हानि होती है वो कम होती है। ये था जल संबंध में, वाटर रिलेशन में। अगला जो इसका पॉइंट है वो है, इसी प्रकार सापेक्षित आर्द्रता जल को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसी प्रकार से जो अपेक्षित आर्द्रता है उनमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या करती है, जल को करती है, वाटर रिलेशंस को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्या करती है, प्रभावित करती है। अब अगला जो पॉइंट है वो है पर्ण वृद्धि। जो पत्तियों की वृद्धि होती है, जो लीफ ग्रोथ होती है या फिर पर्णवृद्धि पत्ती की जो ग्रोथ होती है उस पर करते हैं, देखते हैं। तो जो पर्णवृद्धि होती है, पर्णवृद्धि को और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जो पर्णवृद्धि है इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो इसको कहेंगे
क्या कहते हैं, लीफ ग्रोथ। क्या कहते हैं, जो पर्णवृद्धि है इसको इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं लीफ ग्रोथ। और जो कैसे ये प्रभावित होती है ये आर्द्रता से, तो जो आर्द्रता है उससे जो पर्णवृद्धि होती है वो कैसे प्रभावित होती है ये भी देखते हैं। तो क्या होता है, जो पर्णवृद्धि है वो अधिक अपेक्षित आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं का स्पीड दाब अधिक होता है। जो अधिक अपेक्षित आर्द्रता वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पौधे की पत्तियों में कोशिकाओं का स्पीड आकार क्या होता है, अधिक होता है। स्पीड दाब क्या होता है, अधिक होता है, जिससे कोशिका का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या होती है, जल की हानि भी कम होती है। तो जो अधिक अपेक्षित आर्द्रता वाले जो क्षेत्र है, एरियाज है, वहाँ पर क्या होता है, जो पौधों की पत्तियाँ हैं, पत्तियों में की जो कोशिकाएं हैं उन पर क्या होता है, स्पीड दाब अधिक होता है, लगता है स्पीड दाब अधिक लगता है। और जिससे कोशिकाओं का आकार जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो जल की हानि हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो रही है। तो इससे जो पर्णवृद्धि है वो भी क्या हो जाएगी, कम प्रभावित हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इससे पर्णवृद्धि भी एक तरीके से प्रभावित हो जाएगी। अतः अगला पॉइंट है अब, अतः क्या हम क्या कह सकते हैं कि जो आर्द्र क्षेत्र में शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा पौधों की पत्तियों का आकार अधिक होता है। जो आर्द्र क्षेत्र है वहाँ पर जो शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा जो पौधों की पत्तियों का आकार है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मतलब सूखे इलाकों की जो पत्तियाँ होती है वो क्या होती है, छोटी छोटी होती है। और जो आर्द्र क्षेत्र है, नमी वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो पत्तियाँ हैं उनका जो आकार होगा वो क्या होगा, उनकी ग्रोथ में बड़ी होगी। तो अपेक्षित आर्द्रता का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, जो अधिक अपेक्षित आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं का जो स्पीड दाब है वो क्या होता है, अधिक होता है। और जो कम अपेक्षित आर्द्रता वाले क्षेत्र है वहाँ पर क्या होगा, कम लगेगा अपेक्षित जो स्पीड दाब है। तो जिससे कोशिकाओं का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अपेक्षित आर्द्रता, अधिक अपेक्षित आर्द्रता वाले क्षेत्रों में तो, और जो शुष्क क्षेत्र या फिर कम अपेक्षित आर्द्रता वाले क्षेत्र है वहाँ पर जो पत्ती कोशिकाओं का आकार है वो छोटा ही रह जाता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि भी क्या होती है, ऐसे इलाकों पर अधिक कम होती है। तो ऐसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल की हानि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उन क्षेत्रों में क्या हो जाती है, कम अपेक्षित आर्द्रता वाले क्षेत्रों में अधिक हानि हो जाती है जल की। इससे हम कह सकते हैं कि जो आर्द्र क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा जो पौधों की पत्तियों का आकार होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। जो आर्द्र क्षेत्रों की में शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा पौधों की पत्तियों का आकार क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये था क्या था, लीफ ग्रोथ, तो ये खाता है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण, या फिर प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है, जो शुष्क क्षेत्रों में अपेक्षित आर्द्रता कम होती है। तो जो शुष्क क्षेत्र है जो जहाँ पर क्या हो जाता है, मतलब नमी कम पाई जाती है, उन क्षेत्रों में क्या होता है, अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, कमी होती है। सूखे क्षेत्रों में तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि अधिक होती है, जिससे इन पौधों में जल की कमी हो जाती है। जो वहाँ पर पाए जाते हैं, जो शुष्क क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं उनकी जो पौधे होते हैं उनमें जल की कमी हो जाती है, अधिक हानि होने से जल की। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या हो जाती है, वहाँ पर प्रभावित हो जाती है। तो शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, अपेक्षित आर्द्रता कम होती है, तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल की हानि अधिक होती है। क्या होती है, जल की हानि अधिक होती है, जिससे इन पौधों में क्या हो जाता है, जल की कमी हो जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उस पर भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कमी हो जाएगी। आगे परागकण, तो परागकण के जो बन रहे हैं उनको जो पोलिनाइजेशन होता है या फिर जो परागकण है उसमें भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो वायुमंडल में जो अपेक्षित आर्द्रता है कम होती है, तो पौधों में परागकण की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब अपेक्षित आर्द्रता है जो जो अब जो रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो अगर कम है, तो जो पौधों में परागकण की क्रिया है, जो पोलिनाइजेशन की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो पोलिनाइजेशन बढ़ने की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या होता है, पौधों में परागकण की क्रिया क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर वो अपेक्षित आर्द्रता अधिक हो जाती है तो क्या होता है, जो परागकण की क्रिया है, पोलिनाइजेशन की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। तो अपेक्षित आर्द्रता अधिक होने पर परागकण की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो परागकण को क्या कहते हैं, इंग्लिश में पोलिनाइजेशन कहते हैं। वो पोलिनाइजेशन में क्या होता है, तो वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता कम होती है तो पौधों में परागकण की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर जो अपेक्षित आर्द्रता हो वो अधिक हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो परागकण की क्रिया है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये थे जो परागकण था इसमें। अब अगला है पोषक तत्वों का उद्ग्रहण। तो पोषक तत्वों के उद्ग्रहण में क्या हो जाता है, जो उद्ग्रहण का मतलब होता है वो क्या होता है, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता। जो उद्ग्रहण का मतलब होता है वो क्या होता है, ग्रहण करने की क्षमता। वो जो पोषक तत्वों का उद्ग्रहण है का एवं स्थानांतरण है उस पर देखते हैं। तो जो ये तो इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये देखेंगे इसमें। तो वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो पोषक तत्वों के उद्ग्रहण को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो वायुमंडल में जो अपेक्षित आर्द्रता है उसके अधिक हो जाने पर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वायुमंडल में क्या होता है, अपेक्षित आर्द्रता अधिक होने पर, बढ़ जाने पर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है क्या है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है यानी कि पत्तियों द्वारा जल को हानि हो रही है उसकी क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो पोषक तत्व है वो उद्ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। पोषक तत्वों को उद्ग्रहण को भी प्रभावित करती है। जो पोषक तत्वों के उद्ग्रहण को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो क्या करती है, पोषक तत्वों को के उद्ग्रहण को ग्रहण करने की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो क्या देखा, पोषक तत्वों के उद्ग्रहण में जो वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता है यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके बढ़ जाने पर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। जो पोषक तत्वों के उद्ग्रहण के को क्या करती है, इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ये था पोषक तत्वों का उद्ग्रहण। अब अगला है कीट एवं रोगों का प्रकोप। तो कीट एवं रोगों का प्रकोप कैसे हो रहा है, तो कीट एवं रोगों का प्रकोप में देखते हैं कि जो फसलें हैं उन पर कीट एवं रोगों का क्या प्रकोप पड़ता है। तो जो अपेक्षित आर्द्रता है वो बढ़ने पर जो पौधों पर रसीलापन अधिक बढ़ता है जिसके कारण पौधों में रोग एवं कीटों का प्रकोप क्या हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। जैसे आलू एवं चाय का झुलसा रोग एवं चेपा, मोइला एवं मरा तेला कीट आदि इनका प्रकोप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भाई जब अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाएगी तो पौधों में जो रसीलापन है वो जो बढ़ जाता है, मतलब स्वाद अच्छा ज़्यादा बढ़ जाता है, उनमें रसीलापन ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे जो कीट है वो अधिक आकर्षित होंगे उनकी तरफ और जो पौधों में रोग है वो भी क्या होंगे, अधिक होंगे। तो जैसे इसमें देखते हैं तो अपेक्षित आर्द्रता बढ़ने पर पौधों में रसीलापन अधिक बढ़ता है जिसके कारण पौधों में क्या होता है, रोग एवं कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। जैसे आलू एवं चाय का क्या झुलसा रोग क्या होता है, झुलसा रोग एवं चेपा, मोइला, चेपा को क्या बोलते हैं, थ्रिप्स बोलते हैं, मोइला को एफिड बोलते हैं और हरा तेला कीट का आदि का इनका क्या हो जाता है, प्रकोप हो जाता है। जो ये कीट है इनका अधिक प्रकोप हो जाता है अगर कीट एवं रोगों का प्रकोप हो जाता है फसलों पर। अब जो अगला है वो है 7वां पॉइंट, उपज या फिर इल्ड, या फिर जो इल्ड की स्पेलिंग है वो क्या होती है, YIELD। तो यील्ड को कैसे प्रभावित करती है देखेंगे। जो अपेक्षित आर्द्रता है यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कैसे उपज को प्रभावित करती है। तो जो अपेक्षित आर्द्रता है वो बहुत कम या बहुत अधिक हो जाने पर पौधों की वृद्धि या को जो प्रभावित करती है। जो अधिक अगर बहुत अधिक हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी तो जो पौधों की वृद्धि हो रही है उसको क्या करती है, जो पौधों की ग्रोथ है उसको क्या करती है, हानिकारक इफेक्ट डालती है, प्रभावित करती है उसको, जिससे फसल की उपज में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। जैसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता में परागकण कम होता है और कीट एवं रोगों का प्रकोप हो जाता है, अधिक हो जाता है जिससे उपज प्रभावित हो जाती है। तो क्या है, अधिक अपेक्षित आर्द्रता या फिर बहुत कम अपेक्षित आर्द्रता हो जाने पर जो पौधों की वृद्धि है बहुत कम हो जाती है, या फिर क्या होता है जो पौधों की वृद्धि है उनको क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे फसल की उपज में कमी आ जाती है। जैसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता होने से परागकण यानी कि पोलिनाइजेशन की जो क्रिया होती है वो कम होती है, जिससे जो बीज वगैरह बनेंगे वो भी कम बनेंगे और जो कीट एवं रोग है उनके भी प्रकोप अधिक होता है और जिससे क्या होता है, जो फसल की उपज है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो ये था पॉइंट उपज।
तो अपन ने एक एक करके 7 पॉइंट देख लिए। पहला देखा था जल संबंध, उसमें देखा था कि जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनमें कैसे जल संबंध है, कैसे आपेक्षिक आर्द्रता का जल संबंध में प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा देखा था पर्णवृद्धि, जो पौधों की वृद्धि है, जो पत्तियों की वृद्धि है उस पर आपेक्षिक आर्द्रता का कैसे प्रभाव पड़ रहा था। अगला था प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस पर क्या प्रभाव पड़ रहा था आपेक्षिक आर्द्रता का। फिर परागकण देखा यानी कि पोलिनाइजेशन देखा। फिर पोषक तत्वों का उद्ग्रहण यानी कि जो पोषक तत्वों की उद्ग्रहण करने की क्षमता थी वो कैसे अपेक्षित आर्द्रता उसको प्रभावित कर रही थी, ये देखा था। फिर देखा था कीट एवं रोगों का प्रकोप यानी कि जो इंसेक्ट्स और जो डिजीज है उनका जो इफेक्ट हो रहा है पौधों फसल पर वो कैसे अपेक्षित आर्द्रता से रिलेटेड था। और फिर उपज जो यील्ड था उस पर अपेक्षित आर्द्रता का कैसे प्रकोप पड़ रहा था, ये देखा था। अब जो अगला पॉइंट है अपना वो है जलवाष्प का संघनन, मतलब जो जलवाष्प का संघनन है इकट्ठा एकत्रित रूप है वो क्या होता है ये देखते हैं। मतलब जलवाष्प का संघनन या फिर क्या बोलते हैं जलवाष्प के संघनन को, तो जलवाष्प के संघनन को इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपूर। क्या बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपूर, क्या बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपूर। तो इसमें हम क्या देखेंगे जो जलवाष्प से उसका संगठित रूप मतलब अलग अलग कैसे कैसे बनता है, तो देखते हैं कैसे कैसे रूप होते हैं जो जलवाष्प के संघनन के ये जो रूप है वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं एक एक करके सबको एक। तो इसमें जो सबसे पहला जो संघनन में आएगा जलवाष्प का जो संघनन का रूप है वो क्या है ओस। और ओस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं ड्यू बोलते हैं। तो जो क्या बोलते हैं ओस को इंग्लिश में ड्यू। तो जो ड्यू है वो क्या है धरातल के निकटवर्ती वातावरण में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर रात्रि को जल की बूंदों के रूप में क्या होती है भूमि की सतह पर गिरती है, तो उसे क्या कहते हैं ओस कहते हैं। क्या कहते हैं ओस कहते हैं। भाई जो धरातल पर मतलब जो पृथ्वी की सतह है उस पर के निकटवर्ती वातावरण में उपस्थित जलवाष्प की जो बूंदें होती है वो क्या होती है इकट्ठी होकर रात्रि में क्या होती है छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होती है भूमि की सतह पर जो गिरती है उसे क्या कहते हैं ओस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं ओस कहते हैं। तो धरातल के निकटवर्ती वातावरण में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर क्या करती है रात्रि को जल की बूंदों के रूप में क्या होती है भूमि की सतह पर गिरती है। जो भूमि है उसकी सतह पर गिरती है यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर या फिर भूमि की सतह पर गिरती है, तो उससे क्या कहते हैं ओस कहते हैं या फिर ड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं ओस कहते हैं या फिर ड्यू कहते हैं। वो जो ओस है ओस से पेड़ पौधों एवं भूमि की को क्या होती है नमी मिलती है। जो ओस है उससे क्या होता है पेड़ पौधों एवं भूमि की जो सतह है उसको भूमि को क्या होती है नमी मिलती है आर्द्रता मिलती है। पेड़ पौधे एवं भूमि को क्या होती है नमी मिलती है ड्यू से। और जिन क्षेत्रों में ओस अधिक गिरती है तो वहाँ पर सरसों एवं चने की बारदानी खेती सफलतापूर्वक ली जा सकती है। जो जिन क्षेत्रों में ओस अधिक गिरती है ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ओस अधिक गिर रही है तो वहाँ पर सरसों एवं जो चने की बारदानी खेती होती है, सरसों और जो चने की खेती होती है वो करना क्या होता है सफलतापूर्वक ली जा सकती है। वहाँ पर जो सरसों और चने की खेती है वो बारदानी क्षेत्रों में बारदानी खेती सफलतापूर्वक ली जा सकती है वहाँ पर। तो जिन क्षेत्रों में ओस अधिक गिरती है वहाँ पर क्या होता है तो वहाँ पर सरसों एवं चने की बारदानी खेती जो लेते हैं अपन 12 महीनों में एक बार उसको वो खेती क्या कर सकते हैं अच्छे से सफलतापूर्वक ली जा सकती है। अगला है कोहरा यानी कि क्या बोलते हैं कोहरे को इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं फॉग। तो ओस में क्या देखा जो धरातल के जो उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र है उस पर जो जलवाष्प की जो मात्रा है वो रात्रि में क्या होती है इकट्ठी होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होती है रात्रि के समय भूमि के छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या करती है भूमि में की सतह पर गिरती है, तो इसे ओस कहते हैं। और ओस होती है जो क्या होती है पेड़ पौधों पर एवं भूमि पर क्या होती है इससे नमी मिलती है पेड़ पौधों एवं भूमि को। और जिन क्षेत्रों में क्या होता है ओस अधिक गिरती है वहाँ पर क्या होता है जो सरसों एवं चने की जो बारदानी खेती है वो करना सफलतापूर्वक सिद्ध होता है। तो ये था ओस। अब अगला है कोहरा या इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। और फॉग क्या है भूमि के समीपवर्ती भागों में उपस्थित जलवाष्प युक्त वायु का तापमान जब औषांक बिंदु पर पहुंच जाता है तो वायु और शीतल हो जाती है। जब क्या होता है भूमि के समीपवर्ती भागों में उपस्थित जलवाष्प युक्त वायु क्या होता है जो मात्रा है जलवाष्प युक्त वायु का जो तापमान है जब औषांक बिंदु एक बिंदु होता है
उससे अगर ऊपर पहुंच जाता है तो वहाँ तक पहुंच जाता है तो वायु जो है वो क्या हो जाती है, शीतल हो जाती है। क्या होता है, इससे जो वायु है वो शीतल हो जाएगी। तो भूमि की समीपवर्ती भागों में उपस्थित जो जलवाष्प की युक्त वायु का तापमान जब औसांक बिंदु यानी कि एक बिंदु निश्चित है उससे अगर अधिक पहुंच जाता है तो वहाँ की जो वायु है उसका जो तापमान है वो कैसी हो जाएगी, शीतल हो जाएगी, यानी कि ठंडी हो जाती है। जिससे जलवाष्प वातावरण में उपस्थित धूल के कणों के चारों और छोटे छोटे कणों के रूप में एकत्रित हो जाती है। जिससे जो जलवाष्प की जो मात्रा है वो वातावरण में उपस्थित धूल के कणों के चारों ओर छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। और जल के कण हल्के होने के कारण वातावरण में इनका समूह धुएं के बादल के समान दिखाई देता है, जिससे कोहरा कहते हैं। तो कोहरा क्या होता है भाई, जो भूमि के समवर्ती भागों में उपस्थित जलवाष्प युक्त वायु की मात्रा थी तापमान की औसांक बिंदु तक पहुंच जाने पर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और जो जिससे क्या होता है, जलवाष्प वातावरण में उपस्थित धूल के कणों पर क्या हो जाती है, छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है उनके चारों ओर। और जिससे क्या हो जाता है, जल के कण हल्के होने के कारण वातावरण में इनका समूह क्या हो जाता है, धुएं के बादल के समान दिखाई देता है, जिससे क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। तो क्या होता है, जिससे जलवाष्प वातावरण में उपस्थित धूल के कणों के चारों ओर छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। और जल के कण हल्के होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाते हैं और जो किसके समान दिखाई देते हैं, तो इनका जो समूह है वो धुएं के बादल के समान दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, कोहरा या फिर फॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहरा या फिर फॉग। लंबे समय तक कोहरे की उपस्थिति फसलों के लिए क्या हो जाती है, हानिकारक होती है, क्योंकि इसके कारण फसलों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिससे उनमें भोजन की कमी हो जाती है और पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं। भाई आप देखते हो जब कोहरा पड़ता है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, बहुत मीलों दूर तक, तो जो मतलब बहुत दूर तक चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, केवल धुंध ही धुंध दिखाई देती है, कोहरा सा दिखाई देता है। तो अगर लंबे समय तक कोहरा बना रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, फसलों के लिए क्या हो जाएगा, ये हानिकारक हो जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके कारण फसलों को जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं मिल पाता है अच्छी तरह से, जिससे उनमें क्या हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है और पौधे पीले पड़ जाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और पौधे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, पौधे पीला पड़ना स्टार्ट करते हैं। लंबे समय तक कोहरे की उपस्थिति फसलों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, फसलों को सूर्य का जो प्रकाश है नहीं मिल पाता है, उससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया वो नहीं कर पाते हैं, जिससे भोजन की कमी हो जाती है और पौधे क्या हो जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं। चाय व कॉफ़ी में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, चाय और कॉफ़ी में इसका क्या होता है, प्रभाव जो होता है वो नहीं पड़ पाता है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो चाय और जो कॉफ़ी है उसमें इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है धुंध या फिर कुहासा। धुंध या फिर कुहासा या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिस्ट। क्या बोलते हैं, धुंध या कुहासा या फिर मिस्ट, किसी भी चीज़ से पूछ सकता है। मिस्ट कुहासा किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है एक नंबर में। तो धुंध को कहते हैं कुहासा। और धुंध क्या है, तो धुंध कोहरे से हल्की होती है तथा सूर्य के चारों ओर सूर्य के प्रकाश के साथ लुप्त हो जाती है। जो धुंध होती है क्या होती है, वातावरण में होती है, तो एक क्या होती है, जो कोहरा है उससे क्या होती है, हल्की होती है थोड़ी, और जो सूर्य के प्रकाश के साथ ही क्या हो जाती है, वायु में लुप्त हो जाती है, प्रकाश के साथ ही क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो धुंध क्या होती है, कोहरे से हल्की होती है और सूर्य के प्रकाश के साथ क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। लेकिन जो कोहरा है वो नहीं होता है लुप्त। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान के अनुसार जलवाष्प युक्त वायुमंडल की दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है, उसे धुंध कहते हैं। मतलब अगर 1 किलोमीटर तक नहीं दिखाई देता है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान के अनुसार जलवाष्प युक्त वायुमंडल की दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर तक दिखाई नहीं देता है तो उसे क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं। और जो सूर्य के प्रकाश के साथ ही क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय युक्त मौसम विज्ञान के अनुसार जलवाष्प युक्त वायुमंडल की दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं। अगला है धूम या फिर कोहरा या फिर स्मॉग, यानी कि धूम कोहरा। ये क्या होता है, यह धुएं और कोहरे का एक मिश्रण होता है जो शहरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास दिखाई देता है। जो फैक्ट्रियों द्वारा जो धुआं निकलता है और जो कोहरा होता है उससे क्या हो जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं और एक मिश्रण का रूप बना लेते हैं और उससे क्या कहते हैं, तो धूम कोहरा या फिर स्मॉग कहते हैं। और ये क्या होता है, जो शहर रहते हैं या फिर औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनके आसपास क्या होता है, अधिक देखने को मिलता है। तो धुएं एवं कोहरे का एक मिश्रण रूप होता है जो शहरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के पास या आसपास अधिक दिखाई देता है। और जो धूम कोहरा है ये वास्तविक रूप से वायु प्रदूषण का ही क्या है, एक प्रकार है। क्या होता है, धूम कोहरा
वास्तविक रूप से एक वायु प्रदूषण का एक प्रकार होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी यहाँ से भी। तो धूम कोहरा जो होता है वास्तविक रूप से एक वायु प्रदूषण का प्रकार होता है। अगला पॉइंट है पाला या फिर तुषार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पाला या तुषार है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं। तो पाला या तुषार या फिर फ्रोस्ट, ये क्या होता है, कभी कभी पेड़ पौधों की पत्तियों का तापमान क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जलवाष्प संगठित होकर पौधों की पत्तियों पर क्या हो जाती है, बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हो जाती है, में परिवर्तित हो जाती है। तो उसे पाला या तुषार कहते हैं। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, पत्तियों का जो तापमान होता है वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कई बार होता है ऐसा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो ऐसी परिस्थितियों से जलवाष्प संघनित होकर, जो जलवाष्प है वो संघनित होकर क्या हो जाती है, पत्तियों में बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, पाला या तुषार कहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, जलवाष्प संघनित होकर, जो वायुमंडल में जलवाष्प है वो संघनित होकर छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित होकर पत्तियों की सतह पर क्या होती है, बर्फ के रूप में जमा हो जाती है। उसे पाला या फिर तुषार कहते हैं। क्या कहते हैं, पाला या तुषार या फिर फ्रोस्ट कहते हैं। शीतकाल में जिस दिन दोपहर तक ठंडी हवा चलती है और सायंकाल के बाद हवा चलना बंद हो जाती है, तो रात्रि में तापमान जमाव बिंदु से नीचे पहुंच जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पाला पड़ने की संभावना क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो शीतकाल में जिस दिन क्या होता है, दोपहर में तो क्या होता है, ठंडी हवाएं चलती है। शीतकाल में जिस दिन दोपहर तक ठंडी हवाएं चलती है और सायंकाल के बाद क्या होता है, हवाएं चलना क्या हो जाती है, बंद हो जाए। तो रात्रि में तापमान जो है वो क्या होता है, जमाव बिंदु से नीचे पहुंच जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पाला पड़ने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। ये है पाला पड़ने के लक्षण। और जो अगला पॉइंट है वो क्या है, पेड़ पौधों में के लिए पाला हानिकारक होता है, क्योंकि बर्फ का आयतन जल की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे पाले के कारण पौधों की पत्तियों की कोशिकाएं फट जाती है और पौधे मृत हो जाते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए जो पाला है या तुषार है या फिर फ्रोस्ट है वो क्या हो जाता है, हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है, क्योंकि बर्फ का आयतन जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, बर्फ का आयतन जल की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे पाले के कारण क्या होता है, पौधों की जो पत्तियों की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, फटने लग जाती है और पौधे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, पौधे डेड हो जाते हैं। अगला पॉइंट है पाले से प्रभावित होने वाली फसलें। तो पाले से प्रभावित होने वाली फसलें कौन कौन सी है, तो सरसों, चना, मटर, टमाटर और अरंडी, तंबाकू, कपास, जीरा आदि। क्या क्या है, तो पाले से प्रभावित होने वाली फसलें जो इफेक्ट पड़ता है पाले का सबसे अधिक फसलों पर, तो है सरसों पर, चना पर, टमाटर पर, अरंडी पर, तंबाकू पर, कपास पर, जीरा आदि फसलें ये। और पाले से बचाव के उपाय क्या है, अब क्या पाले से बचाव के उपाय ये देखेंगे। तो पाले से बचाव के उपाय में क्या है, तो पाले से बचाव के उपाय देखेंगे। तो पाले से बचाव के उपाय क्या क्या है ये देखते हैं। तो पाला रोधी किस्में एवं फसलें लगाना। क्या होता है, पाला रोधी फसलें एवं किस्में लगाना, ऐसी किस्में लगाना जो पाले का अवरोध करती है। मतलब पाले से क्या होता है, उनकी कोशिकाएं फटती नहीं है और पौधे क्या होता है, मरते नहीं है। ऐसी किस्में या फिर पौधे लगाना। भाई जो पौधे हैं उनकी ऐसी किस्में लगाओ, या तो जो इसके प्रति क्या हो, संवेदनशील हो, या फिर क्या हो, रोधी, इससे रोधी हो, मतलब पाले से प्रतिरोध रखती हो, रोध प्रकट संवेदनशील हो। तो जिन क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना होती है उन क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, पाला रोधी फसलें एवं किस्में लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, पाला रोधी जो फसलें और किस्में होती है उनको लगाना चाहिए। जैसे जिन क्षेत्रों में क्या होता है, पाला पड़ने की संभावना हो रही है, तो उन क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, पाला रोधी किस फसलें या फिर किस्में लगाना चाहिए। जैसे सरसों, चना, टमाटर, आलू के स्थान पर क्या करना चाहिए, गेहूँ, जौ, जई की फसलें उगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, गेहूँ, जौ, जई की फसलें उगाना चाहिए। या फिर पाला रोधी किस्में क्या करना चाहिए, पाला रोधी किस्में। जैसे चने की जो किस्में लगाए हैं, अब जैसे सरसों, चना, टमाटर, आलू ही लगाना है तो उनकी क्या होनी चाहिए, ऐसी किस्में लगानी चाहिए जो पाला संवेदनशील हो। तो चने की पूसा 212 लगानी चाहिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और सरसों की बवानी किस्म लगानी चाहिए। आलू की कुफरी वाली लगानी चाहिए, कुफरी देवा जो किस्में वो लगानी चाहिए। या फिर कुफरी शीतल मान लगानी है, आदि किस्में उगानी चाहिए। अब आपको मैं एक बार बताता हूँ, जो आलू की किस्में होती है उनके अगर कुफरी लगा देता है तो जो कुफरी की जो किस्में होती है क्या होती है, आलू की होती है।
तो कौन कौन सी चने की पूसा 212 प्रतिरोधी किस्में पाले से, और सरसों की भवानी, और आलू की कुफरी देवा और कुफरी शीतलमान आदि किस्में उगाना चाहिए पाले से संवेदनशील है ये। और हल्की सिंचाई करना चाहिए, यानी कि पाले पड़ने की संभावना होती है तो फसल पर क्या करनी चाहिए, हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पाला पड़ने की संभावना होने पर फसल पर क्या करनी चाहिए, हल्की सिंचाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, हल्की छिड़काई करनी चाहिए। उससे तापमान का जो 0.5 से 2.0 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है, जिससे फसल को क्या होता है, पाले से बचाया जा सकता है। भाई अगर हल्की सिंचाई कर देंगे अगर अपन को ऐसा लग रहा है कि भाई पाला पड़ेगा, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, हल्की सिंचाई करना चाहिए, जिससे जो तापमान है वो 0.5 डिग्री से बढ़कर क्या हो जाता है, 2 डिग्री तक बढ़ जाता है, और जिससे जो फसल को पाले से बचाया जा सकता है। क्या हो जाता है, उससे फसल से पाले को बचाया जाता है। और अगला क्या है, धुआं करना है या फिर स्मोक करना। तो धुआं करके क्या कर सकते हैं, पाले का भी ये भी एक नियंत्रण कर सकते हैं। तो खेत में मेड़ के आसपास क्या करना चाहिए, फसल के अवशेष या कूड़ा करकट है उनको जलाकर धुआं करना चाहिए। वहाँ के वातावरण को गर्म किया जा सकता है, जिससे जो वहाँ का वातावरण है वो गर्म हो जाएगा, और जिससे फसल पर पाले का प्रभाव नहीं होगा। क्या होगा, फसल का जो प्रभाव रहा है वो क्या होगा, पाले का प्रभाव फसल पर नहीं होगा। तो क्या है, खेत की मेड़ के आसपास जो कूड़ा करकट है या फिर अवशेष है फसल के, उनको जलाकर क्या करना चाहिए, धुआं करना चाहिए, जिससे वहाँ का जो वातावरण है वो गर्म हो जाएगा, और उससे क्या होगा, फसल पर पाले का प्रभाव या इफेक्ट नहीं दिखेगा। इस प्रकार से भी धुआं करके भी हम क्या कर सकते हैं, पाले को बचने का उपाय है। ये भी एक अगला है गंधक अम्ल का छिड़काव या फिर गंधक एसिड का छिड़काव। तो गंधक एसिड का छिड़काव करके भी क्या कर सकते हैं, पाले का जो पाले से बचा सकते हैं फसलों को। तो पाला पड़ने की संभावना होने पर क्या होना चाहिए, 0.1% क्या होना चाहिए, यानी कि 1000 लीटर पानी में क्या करना चाहिए, 1 लीटर गंधक अम्ल के घोल को रूप में फसलों के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। तो पाला पड़ने की संभावना होने पर क्या होना चाहिए, 0.1% घोल गंधक के 0.1% घोल, मतलब 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक अम्ल को घोल बनाकर उसको क्या करना चाहिए, उसको घोल के रूप में क्या करना चाहिए, फसलों के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो पाला पड़ने की वो संभावना है उसका फसलों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है छाया करके या फिर शेडिंग करके। जो शेडिंग करते हैं तो छाया करके, तो छोटे पौधे विशेषकर नर्सरी के पौधों को विशेषकर पाला से बचाने के लिए टाट या फिर पॉलीथीन से ढककर बचाया जाता है। तो छोटे पौधे हैं, विशेषकर नर्सरी के जो पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, जो पाला से बचाने के लिए क्या करते हैं, टाट या पॉलीथीन से ढककर बचाया जा सकता है। छोटे पौधों को क्या करते हैं, विशेषकर नर्सरी के जो पौधे होते हैं, नर्सरी में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको पाले से बचाने के लिए टाट या फिर पॉलीथीन से ढककर बांध दिया जाता है। उनके ऊपर पॉलीथीन या फिर टाट बांध दी जाती है, जो बोरी होती है उनके टाट बांध दिए जाते हैं। इस प्रकार से हम छाया करके भी क्या कर सकते हैं, जो पाला है उसका नियंत्रण कर सकते हैं, उससे भी फसलों को बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है बुआई के समय समायोजन करके। क्या करना, बुआई के समय समायोजन करके, बुआई के जो समय है उसमें समय को क्या करते हैं, हेरा फेर करके, मतलब बदल कर इधर उधर बढ़ा कर क्या करना चाहिए, उससे भी हम पाले का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे आलू, चना, मटर, सरसों की फसलों की बुआई करते समय ये ध्यान रखें कि उनमें पाला पड़ने का समय मध्य दिसंबर से क्या होता है, मध्य जनवरी, मतलब जो मिड दिसंबर होता है या फिर मिड से जनवरी के बीच में होता है, उससे पहले निषेचन होकर क्या हो जाती है, फलियां बन जाए। भाई अपन को पता है जो पाला है वो मध्य दिसंबर से जनवरी हो रहा है, तो इससे पहले क्या करना चाहिए, अपन को इस टाइम पर बोना चाहिए फसलों को। आलू, चना, मटर, सरसों आदि की जो फसलें हैं उनको इस टाइम पर बोना चाहिए कि जो ये पाला पड़ रहा है उससे पहले क्या हो, उनमें निषेचन होकर फलियां बन जाए, ताकि जो उन पर पाले का हानिकारक प्रभाव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आलू, चना, मटर, सरसों की फसलों की बुआई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उनमें पाला पड़ने की समय जो पड़ रहा है, तो उससे पहले क्या हो, जो निषेचन होकर फलियां बन जाए, जिससे क्या हो जाएगा, पाले का जो हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अक्टूबर के आरंभ में क्या करना चाहिए, इन फसलों की बुआई कर देना चाहिए। अक्टूबर के आरंभ में क्या करना चाहिए, इन फसलों की आरंभ कर देना चाहिए। तो ये था अपना आज का जो पाले में हमने देखा कि जो पाला था उसका जो परिभाषा क्या थी, उसके जो हानिकारक प्रभाव क्या पड़ रहा था फसलों पर, और पाले से बचने के उपाय देखे। पाला रोधी फसलें इसमें लगाना चाहिए, हल्की सिंचाई करना चाहिए और धुआं करना चाहिए, और फिर गंधक के अम्ल का छिड़काव करना चाहिए। 0.1 डिग्री का % का घोल बनाकर छाया करनी चाहिए। जो नर्सरी के पौधे होते हैं उन पर टाट या फिर क्या करना चाहिए, जो
जो पन्नियाँ होती है उनको बांधना चाहिए, और फिर बुआई के समय का समायोजन करके मतलब जो फसलें होती है उनको क्या करना चाहिए, जो मतलब ताप जो पाला पड़ता है उससे पहले क्या हो निषेचन लगाना चाहिए इस समय पर, कि उनमें निषेचन मतलब फलियाँ बनकर पहले ही तैयार हो जाए पाला पड़ने से, या फिर अक्टूबर के प्रारंभ में इन फसलों को लगाना चाहिए। तो ये था आज का अपना वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में इनके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आपको इनके PDF के नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इसी के साथ हमारे फेसबुक और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उनसे भी ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के नए टॉपिक।